हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम और आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, तीन टॉपिक पे आज बात करेंगे, बेसिक टर्म पर समझेंगे। पहला शुरू करेंगे द पीपल डेवलपमेंट, development and environment। दूसरा आपका टॉपिक रहेगा ये फर्स्ट। दूसरा टॉपिक बात करेंगे द हायर एजुकेशन सिस्टम, द हायर एजुकेशन। आजकल एजुकेशन को लोग बोलते हैं एडुकेशन, एजुकेशन सिस्टम। और तीसरा आपका टॉपिक जो बात करेंगे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पेपर वन में कल हमने जो बात किया था टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। और ये चलो एक टॉपिक और है, लेकिन वैसे आज तीन ही करते हैं दोस्तों। लेकिन चौथा टॉपिक जो बात करेंगे, अगर समय है तो बढ़ा देंगे, आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। बस तो 4 3 7 बच गया तीन टॉपिक। तीन टॉपिक आपका क्या क्या रहता? मैथमेटिक्स एंड डीआई प्लस आपका कंप्रीहेंशन। अब पहले आज इनका पूरा थ्योरिकल जितने इसको समझते हैं। पहले द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, द हायर एजुकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब शुरू करते हैं द पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्या क्या हमें पढ़ना होता है। पहले समझते हैं एनवायरनमेंट क्या है, तब उसके बाद समझेंगे द पीपल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट में कौन कौन से पार्ट आते हैं? जो भी आपके आसपास जो आवरण है, आवरण मतलब जिससे आप घिरे हो। किससे भाई? जलमंडल से आप घिरे हो, वायुमंडल से आप घिरे हो, जीव जंतुओं से आप घिरे हो। अर्थात जितने भी आपके पास बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, अर्थात जैविक अजैविक, ये जो आपके देखने को मिलते हैं। जैसे जैविक में क्या आता है? जो चीज चलती है, जिसमें जान है, प्राण है, वो जैविक है। और जो चीज निर्जीव है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, रोड है, एक प्रकार से क्या है, ये जो मानव द्वारा जो बनाया गया है, इसको बोला जाता है नॉन बायोटिक। माउंटेन, ये सब क्या है आपका? नॉन बायोटिक। तो जैविक अजैविक जितने भी आवरण से हम जो भी घिरे हुए हैं, इसी को बोलते हैं पर्यावरण, अर्थात इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट हमें क्या क्या पढ़ना होता है, अभी सिर्फ एक टॉपिक बात करते हैं, उसके बाद एक एक करके लिख के समझाएंगे। तो कैसे समझेंगे पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का मतलब है जो भी जीवित और मृत, अर्थात लिविंग पार्ट एंड नॉन लिविंग पार्ट्स जो आप घिरे हुए होते हो, उसी को बोलते हैं पर्यावरण। अब पर्यावरण में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? पहला पॉइंट आता है लिथोस्फीयर क्या है, अर्थात स्थल मंडल क्या है। दूसरा आपका होता है हाइड्रोस्फीयर क्या है, अर्थात जल मंडल क्या है। तीसरा होता है एरोस्फीयर, मतलब आपका वायुमंडल क्या है। चौथा होता है आपका बायोस्फीयर, अर्थात जिसको बायो मतलब जैविक। तो जैव मंडल, चार चीज आपकी होती है, चारों के बीच में से निकलता आपका इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में जब आप पढ़ोगे, फिर पूछा जाएगा इन्वायरमेंट के बेसिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, अर्थात इकोसिस्टम क्या है। अब इकोसिस्टम के उसके तंत्र क्या है? लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट में जैसे मान लीजिए जो जीव जंतु हैं, पेड़ है, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, अगर इन्हीं में किसी का तंत्र बढ़ेगा या घटेगा तो बोला जाएगा पर्यावरण अनबैलेंस हो रहा है। वायुमंडल है, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में या मुंबई जैसे बड़े शहरों में, अर्थात चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बड़े महानगरों में आप देखते होंगे जब ज्यादा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो पेड़ पौधे कम देखने को मिलते हैं। पार्किंग बनाया जाता है, वहां पर पार्किंग से या पेड़ पौधों से कितना काम चलेगा?
अर्थात जब पौधों की संख्या कम होगा तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो लोगों में क्या होगा, एक प्रकार से बीमारियां ज़्यादा जनरेट होंगी, बहुत सी बीमारियां इकट्ठा देखने को मिलती हैं। इसीलिए देखते होंगे बड़े शहरों में लोग दवा से ही काम चलाते रहते हैं। अब गांव का व्यक्ति होगा, सुबह उठता है, खुली हवा, ताज़ी हवा, तो उसको उतना मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ता। वो कब होता है, जब मौसम चेंज होता है, मान लीजिए ठंडा मौसम हो गया, गर्म मौसम हो गया, बरसात आ गई, जाड़ आ गई, तो उसके बीच में जो मौसम चेंज होता है उसकी बॉडी उसके हिसाब से चेंज होता है, तो भी वो दवा खाता है। लेकिन शहरों में देखो हफ्ता नहीं बीतता, कभी बदन दर्द, कभी पलटी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। ये बारीकी चीज को आपको इसीलिए बता रहे हैं दोस्तों, जब जब हमारे पर्यावरण में किसी भी तत्व की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, मानव पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं उसके जो तंत्रों में चेंज आना। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ गई तो उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। क्यों, कहीं भी ऑक्सीजन की मात्रा जब ज्यादा बढ़ती है तो आग लगने की चांस ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो आग लगना बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक ही पॉइंट को लॉजिकली तरीके से सोचना है। तो जो पढ़ेंगे, आप शुरू करते पहले स्थल मंडल। स्थल मंडल उसे बोलते हैं जैसे कि पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी क्या पूरा एक स्थल मंडल है। अब पृथ्वी में कितने पार्ट हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, अर्थात सियाल है, सीमा है, नीफे है। ये पृथ्वी की अलग अलग परत है। परत ऐसे मान लीजिए पूरी ये अर्थ है, यहां समझते हैं, ये अर्थ है। जब ये पृथ्वी को आप बांटोगे ऐसे करके, एक ऐसे बनाया जाता है। अगर आप मान लीजिए पृथ्वी पढ़ोगे तो 3 भागों में इसको बांटा गया। इसको बोलते हैं ऊपरी परत, मध्य और कोर। तो कोर में क्या होता है, यहां पर पूरा एक प्रकार से निकल, फेरस, बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो लिक्विड फेम में होता है। लिक्विड फेम में जो ऐसा लगेगा आपको जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, बट क्या है जियोग्राफी, जब तक नहीं समझोगे पर्यावरण नहीं समझोगे। ये पूरा लिक्विड फेम में होता है और ये क्या करता है, ज्वलनशील आग की तरह होता है। और इसमें क्या, जो पृथ्वी आपका रोटेट करती है, घूमती रहती है अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पे ऐसे चलती रहती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है, आपको ऐसे इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है। तो जो पृथ्वी के अंदर ये पूरा अंदर से पूरा ये लावा मैग्मा है, ये क्या करता है, लिक्विड फेम में है। ये क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। इसी को, इसके ऊपर जो ये आप देखने को मिलेगा प्लेट है, ये प्लेट क्या होता है, एक दूसरे को कभी ऐसे एक दूसरे चलते हैं, कोई ऐसे चलता है, कोई ऐसे चलता है, कोई आमने सामने चलता है, और इसी के ऊपर और प्लेट के ऊपर प्लेट है। जो आपका देखने को मिलता है, कभी भूकंप आता है, कभी ज्वालामुखी आता है। जब ये तोड़ करके प्लेटों से ऊपर निकल जाती है, यही आपका कभी लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल्क है, डाइक है, इस प्रकार की चीजों का निर्माण करता है। और इसी के माध्यम से प्लेटों का जो टेक्टोनिक क्रिया होता है, आपस में क्रॉस हो जाना, एक दूसरे टकरा जाना या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, तो वही क्या होता है, हिमालय का निर्माण करता है। ये पूरा जियोग्राफी का पार्ट है, बट एक ब्रीफ में बताना चाह रहे थे। तो हमें पहले स्थल मंडल को समझना है। अब स्थल मंडल में जब आप पढ़ोगे तो क्या क्या वही सारे पॉइंट आएंगे। अब स्थल मंडल के ऊपरी पहले परत को आप पढ़ोगे, भाई पहाड़ देखोगे, पर्वत देखोगे, पठारी क्षेत्र देखोगे, तटीय क्षेत्र देखोगे, अर्थात माउंटेन क्या है, डेक्कन क्या है, कोस्टल एरिया क्या है, डेजर्ट एरिया क्या है, प्लेन एरिया क्या है, ये सभी किसके पार्ट आते हैं, आपके स्थल मंडल के। अगर आपके स्थल मंडल में, आपके स्थल मंडल पर किसी भी प्रकार का प्राकृतिक या नेचुरल एक्टिविटी की वजह से अगर हिमालय में कोई एक्टिविटीज हुआ और वहां पर मानो कोई बसा है, अब पता चला भूकंप आ गया, वहां के व्यक्ति का जो घर बनाया था, जो रह रहा था, या उसके नीचे वो दब के मर गया, तो बोला जाएगा जनधन के नुकसान हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ, नेचुरल एक्टिविटीज। या कोई नदी है, अब नदी का पानी बहाव था, अब पता चला बरसात ज्यादा होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से अपनी बहाव जिधर ढाल पाएगा उधर तोड़ के बह गई, तो बोलेंगे नेचुरल एक्टिविटीज। तो अगर इनमें प्राकृतिक चीजों में, चाहे आपका पर्वत पे, चाहे आपका मैदान में, चाहे आपका रिवर में, या आपके चाहे डेजर्ट एरिया में, जो भी एक्टिविटीज एक प्रकार से नकारात्मक देखने को मिलता है, इससे हमारा पर्यावरण पे क्या होता है, एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जैसे कभी आपने सुना होगा 2013 में जो है उत्तराखंड में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जो कि क्लाउड मतलब बादल के फटने की वजह से हो गया। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर कॉन्सेप्ट से ही पूरा बादल का निर्माण होता है। लेकिन एक प्राकृतिक आपदा देखने को मिला। अब जब एक प्राकृतिक आपदा निगेटिव आप देखते होंगे तो इससे जनधन के नुकसान होता है।
अब उसी जनधन का जब नुकसान होता है तो सरकार उसके लिए एक अलग अलग योजनाएं बनाती है कि भाई आकस्मिक निधि बनाती है, एक प्रोविजन बनाती है, प्रावधान बनाती है, कॉन्टिजेंटल बनाती है, एक पब्लिक फंड बनाती है जिससे लोगों को राहत के लिए पैसा इकट्ठा करती है। बाकी वो अलग मुद्दा है, पहले सी बात करेंगे। तो स्थल मंडल में पढ़ेंगे पर्वत, पठार, नदी, मैदानी भाग और आपका रेगिस्तान अर्थात डेजर्ट एरिया। तो इनमें अगर जो भी प्राकृतिक आपदाओं से किसी भी प्रकार का जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे पर्यावरण पे क्या होता है कि नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। अगर नेगेटिव प्रभाव पर्यावरण पे होगा, क्या मानव का विकास होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? भाई आप कहीं अच्छे शहर में रहते हो, आपके आस के पास अच्छे लोग रहने वाले हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, तो आपका जागरूकता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगा, आप और एक क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट मन में होगा कि और जागरूकता और अपने नॉलेज को मतलब डेवलप करते हैं। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपका विकास होगा कि नहीं होगा? अब अगर आपके आसपास पता चला हमेशा नकारात्मक लोग मिलेंगे, ना पढ़ाई करने वाले मिलेंगे, हमेशा नेगेटिव पॉइंट बात करना कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, जो आपसे पता चला आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई डीजे बजा के नाच रहा है, कोई कमर मटका रहा है, तो आपको लगेगा भाई ये मेरे पढ़ाई से इसका लेना देना नहीं है, मेरे जीवन से इसका लेना देना नहीं है। आपका विकास होगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। इसीलिए पर्यावरण का मतलब है तो थोड़ा व्यवहारिक चीज़ें बता दी, बट ये भी पार्ट को समझना चाहिए। अगर आपका पर्यावरण अच्छा है, स्थल मंडल अच्छे से डेवलप करेगा, न बार बार भूकंप आ रहा है, न पहाड़ी क्षेत्रों में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रहा, न डेक्कन एरिया में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रहा, न तटीय क्षेत्रों में जो है आपका बार बार बरसात होने को या बाढ़ नहीं आ रहा या सूखा नहीं हो रहा, वहाँ भी ठीक है। मैदानी भागों में बढ़िया खेती गृहस्थी अच्छी चल रही है। डेजर्ट एरिया पता चला ठीक है, जितने तक अरावली के रेंज में जितने उस पार डेजर्ट एरिया है, इधर बढ़ नहीं रहा है, तो इससे लगेगा चलो नेचुरल ठीक है, एक्टिविटीज अच्छा हो रहा है, तो मानव का अच्छा विकास होगा। जब ये अच्छा होगा तभी मानव का विकास होगा, तभी सरकार उस पर नया नया योजना बनाएगा जिसमें आप पढ़ेंगे SDG क्या है, MDG क्या है, ये सब किसके पार्ट है? गवर्नमेंट की पार्ट है। और गवर्नमेंट उस योजना को बनाती है, वेलफेयर के रूप में बनाती है कि समाज को, पर्यावरण को, लोगों का, सबका विकास होना चाहिए, इंक्लूसिव विकास होना, समावेशी विकास होना चाहिए। तो ये चीजें आप समझना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या हमें पढ़ना होता है इसमें पर्यावरण में? है तो टॉपिक बहुत बड़ा, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें आपको बताएंगे दोस्तों। अब इसमें पर्यावरण में पहला जो हम बात करेंगे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तीसरा हम पॉइंट पढ़ेंगे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। और फोर्थ हम पढ़ेंगे एक और आपका है एरोस्फीयर, एरोस्फीयर। एरो आप इतना समझ लिया कि एरो मतलब वो जो बाण होती है। अगला पढ़ेंगे इन चारों के बाद जो निकल के आपका आएगा इन्वायरमेंट। बस अगर इसी में आपको बस बेसिक बेसिक पॉइंट समझना है। लिथोस्फीयर जो हमने बात किया, पर्वत है, पठार है, झरना है, झील है, नदी है, मैदानी भाग है, तटीय क्षेत्र है और रेगिस्तान क्षेत्र, ये सब किसके पार्ट है? लिथोस्फीयर के। अगर लिथोस्फीयर अच्छा होगा तो आपका पर्यावरण अच्छा ग्रोथ करेगा, और जब पर्यावरण अच्छा होगा मानव का विकास होगा। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, अगर जलमंडल नदी है प्लस आपका सागर है, इंडियन ओशन है, आपका अरेबियन ओशन है, या आपका पैसिफिक ओशन है, या आपका अटलांटिक ओशन है, अगर इसमें जलमंडल में किसी प्रकार का बार बार ला नीना, अल नीना, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, कभी सुने भी होंगे कि इनका अगर बैलेंसिंग अप्रोच में होगा, बाढ़ नहीं आएगा, सूखा नहीं आएगा, बरसात अपने टाइम पे आएगा, तो इससे क्या होगा? जलमंडल की अगर प्रक्रियाएं अच्छी होंगी तो पर्यावरण अपने आप में अच्छा विकास करेगा, और जब पर्यावरण अच्छा विकास करेगा मानव विकास होगा नहीं होगा। अर्थात आपने देखा कि जलमंडल में जब भी ठंडी धारा, गर्म धाराएं दोनों मिलती हैं, अर्थात कोल्ड करंट और वार्म करंट दोनों जब मिलती हैं, वहां पर क्या होता है? एक लाइकेन का जन्म होता है। लाइकेन मतलब काई बनती है जो मछलियों का चारा होती है।
मछलियाँ जब ज़्यादा आएंगी उसको खाने के लिए तो मानव उनको पकड़ता है, मछलियों से अपने जीवन में उनका कंज्यूम करता है, मेडिसिन बनाएगा, अपने खाने पीने की चीज़ में अपने थाली में उनका यूज़ करता है, बनाता है, खाता है। इसलिए जापान को देखा जाए पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता है। या आप कैलिफोर्निया में आप चलिए, वहाँ सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है। क्यों? वहाँ ठंडी धारा और गर्म धाराएं दोनों जहाँ मिलती हैं तो वहाँ पर काई का निर्माण होता है, और उस काई की वजह से मछलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं तो मानव का विकास होता है, मानव अपने रोजी रोटी के लिए बेहतर करता है। तो इससे क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट भी ठीक ठाक होता है, बैलेंस रहता है, और जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो मानव का विकास होगा। अगला बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में आप पढ़ते हैं कि पहले समझते हो बायोस्फीयर क्या है। जैवमंडल। जैवमंडल मतलब है जो भी आप लिविंग पार्ट, जितना चीजें आप देखते होंगे लिविंग पार्ट में। अब लिविंग पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं दोस्तों, आप पढ़े होंगे बायोस्फीयर में 3 पॉइंट, बहुत बारीकी चीज आपको समझना। पहले हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट रेंज बोलते हैं इसको। वेटलैंड क्या है, और बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो जो आप हॉट स्पॉट, वेटलैंड और बायोडाइवर्सिटी ये पढ़ते होंगे, ये सब किसके पार्ट है। और एक आपका होता है पिरामिड। पिरामिड अर्थात जो पिरामिड हो गया, ये सब किसके पार्ट हैं आपके, बायोस्फीयर के। अब बायोस्फीयर में पहले चीज समझेंगे वेटलैंड। वेटलैंड मीन्स होता है जहां पर नमी होगा, जहां नमी होगा, जहां जल वहीं जीवन होगा। आपने कभी भी कोई सभ्यता पढ़ी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़िए, या मिस्र की सभ्यता पढ़िए, या चाइना की सभ्यता पढ़िए, कहीं की आप सभ्यता पढ़ेंगे तो हमेशा वो नदी किनारे है। या भारत जैसे देश को आप देखते होंगे आज के प्रेजेंट टाइम में, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, या अहमदाबाद, जितने महानगर है, हर एक सभी किसी ना किसी नदी किनारे की अपना एक सभ्यता डेवलपमेंट किए हैं। और पुराने में आप चले जाइए इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए तो कहां पर, नदी किनारे। क्यों? वहां पर वेट है, नमी है, नमी मतलब वहां जल है, और जब जल होगा, जहां जल होगा वहीं जीवन होगा, और जब नमी होगा तो वहां बहुत से प्रकार के जीव जंतुओं का जन्म होगा, और जब ज्यादा जीव जंतु देखने को मिलेगा तो उनमें क्या होगा, एक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, बहुत सी विविधताएं देखने को मिलेगा। जैसे आज भी देखते होंगे, मानव इतना पढ़ा लिखा है, मानव 2 पैर का इतना चालू इंसान, कभी किसी को हाइट को लेकर के डाइवर्सिटी बना दिया है, विविधता करता है, किसी को कलर को लेकर के बात करता है, बॉडी सेम बात करता है, या किसी का हाइट कम है तो या ज्यादा उससे बात करता है, कोई काला है तो उससे बात, कोई गोरा है तो उससे बात। आज मानो इस चीज को लेकर के इनसिक्योर फील करते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आज को लड़कियों को क्या बना दिया कि भाई मेकअप करे, सजे धजे, बस वो हॉटनेस बन के दिखे, तब उनको 4 लड़के लाइन की। क्या बकवास है भाई, अरे उनको पढ़ाई करो, उनको लिखाओ, जागरूक बने, सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने आप पे आगे बढ़े। इससे देश आगे बढ़ेगा कि क्रीम पाउडर लगाने से तो जाल है, जालसाजी है, उनकी एक कमजोरी बना दी हो। अर्थात कहने का मतलब पॉइंट में कहां से चला गया, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर स्थान पे बहुत से विविधताएं देखने को मिलते हैं। मैं इस पॉइंट बोल दिया, आज भी मानो काला गोरा इसको लेकर के बातें करता है, हाइट को लेकर के बात करना, बॉडी से किसी का कुछ बात बोलता है, अरे उम्र के हिसाब सब में चेंजिंग आती है। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान पे बहुत से जीव जंतु जब देखने को मिलते हैं उसे बोला जाता है जैव विविधता। अब भारत जैसे कंट्री का अगर देखा जाए तो जैव विविधता बहुत है। यहाँ पर क्या है, मानव में विविधता है, कल्चर में विविधता है, भाषा में विविधता है, खान पान में विविधता है। ये क्या है, एक प्रकार से इंडिया एज ए बायोडाइवर्स ऑफ दिस कंट्री। आप सोचेंगे बायो, अरे भाई इंडिया बायो नहीं, प्लस एक डाइवर्स ऑफ दिस कंट्री, सोशल डाइवर्स ऑफ कंट्री, कल्चरल डाइवर्स ऑफ कंट्री, ये सब क्या है, विविधता है। ऐसे जब पर्टिकुलर स्थान बहुत से जीव जंतुओं का विविधता देखते हैं उसे बोला जाएगा बायोडाइवर्सिटी। पहले क्या, वेटलैंड, जहां नमी होगा वहां बहुत से वैरायटी जीव जंतु जन्म लेंगे। और जब इन्हें किसी एक और ज्यादातर किसी एक एरिया में देखने को मिल जाए, जैसे आप भारत जैसे, मैं मैप बना के दिखाता हूँ, ये है आपका भारत देश। अब यहाँ पर एक ये होता है वेस्टर्न घाट, ये होता है ईस्टर्न घाट, और आप जब और आगे आप पढ़ेंगे ऐसे जाएंगे, यही समझ जाओ। तो ये जो पूरा आपका हिमालय रेंज है, यह नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर नमी है, यहाँ पर आपका नमी है, यहाँ पर नमी है।
यहाँ पर आप सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। और इसी एरिया को बोल दिया जाएगा हॉट स्पॉट रेंज। हॉट मतलब बहुत ज्यादा, हॉट मतलब ये नहीं जैसे गर्माहट, हॉट मीन्स एक आजकल नया वर्ड यूज किया जाता है, बड़े हॉट दिखते हो। हॉट मीन्स आप हर एक चीज में परफेक्ट दिखते हो, ये बात होती है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत से जीव जंतु जब देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं हॉट स्पॉट रेंज। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। और इसी से निकला होता आपका पिरामिड। पिरामिड में जब आप पढ़ेंगे 3 टॉपिक, एक नंबर सिस्टम, और एक आपका एनर्जी होता है, और एक आपका बायो होता है। ये क्या कहलाता है? पिरामिड क्या बताता दोस्तों? नंबर सिस्टम मान लीजिए जैसे एक पेड़ है, तो एक पेड़ पे बहुत सी चिड़िया बैठेंगी, उस चिड़िया के ऊपर, उस चिड़िया में मान लीजिए बहुत सी चिड़िया हैं, उन चिड़ियों के पंख है, पंख में बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ऐसे वो बनता है, ऐसे पिरामिड बनेगा। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पिरामिड बनता है। इसका मतलब पेड़ था, एक था, उसके बाद बहुत सी चिड़िया आई, इस चिड़िया में बहुत से कीड़े मकोड़े, तो इसमें आपका नंबर सिस्टम बात करेगा जिसमें काउंट किया जा सकता है। एक होता है एनर्जी सिस्टम। एनर्जी मान लीजिए सूर्य का प्रकाश 1000 कैलोरी नीचे आता है, घास पे पड़ता है, उस घास को पता चला कोई जीव जंतु कंज्यूम किया, उस जीव को पता दूसरा कोई जीव कंज्यूम किया। मान लीजिए चूहा है, चूहा मिट्टी खाया, जो भी खाया, घास खाया, अब उसको पता चला रैबिट खरगोश खाता है, खरगोश को पता चला आपका सांप हो गया, खा लिया, सांप को पता चला गिद्ध खा लिया। तो इस प्रकार के जो नंबर सिस्टम हो गया या आपका एनर्जी सिस्टम हो गया, इसको बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन क्या बात करती है? भी पूरा बायो की बात करती है। एक बायो जो आपका पिरामिड इसकी बात, और एनर्जी जिसमें आपका सूर्य के प्रकाश से आता है, और नंबर सिस्टम हमने जैसे पेड़ वाली बात कहा है। तो पिरामिड भी आप टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें 2-2 बनता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सॉरी, एक होगा अपोजिट, एक होगा, अर्थात एक सीधा होगा, एक उल्टा। तो कभी एक ऐसा बनेगा, देखिए, कभी ऐसा बनेगा और कभी ऐसा बनेगा, कभी ऐसा बनेगा। तो दोनों का ऐसा बनता रहता है ट्रायंगल जोन में, ऐसे 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 दर्शाएंगे, ऐसे ऐसे दर्शाएंगे। नंबर पे भी 2 बनेगा, एनर्जी पे 2 बनेगा, बायो पे भी 2 बनेगा। तो बायो में क्या होता है? जो जीव जंतु एक दूसरे कंज्यूम करते हैं। एनर्जी हो गया सूर्य के प्रकाश से हो गया, नंबर में हो गया जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ये चीजें आपको पिरामिड। ये जो टॉपिक इसका हो गया आपका बायोस्फीयर का, और हाइड्रोस्फीयर मतलब जो आपके नदी से जुड़े, हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं एरोस्फीयर। एरोस्फीयर में तो होता है वायुमंडल। अब वायुमंडल में किस चीज से जुड़ा होता है? इसको बेसिकली 5 मंडल में बांटा गया है। अब वायुमंडल में आप गैस पढ़ेंगे, मेथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, क्रोसिन, या क्रोसिन नहीं, क्रोसिन, प्लस आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किसके पार्ट है? बायोस्फीयर के। अब बायोस्फीयर को जो बांटा गया है, यही पर आपको बता देते हैं, इसको 5 मंडल में बांटा गया है। कौन कौन से? जिसको बोलते हैं हिंदी में अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल। ऐसा ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर, अर्थात ओजोन परत जिसको बोलते हैं। अब हमें इसको क्यों वायुमंडल पढ़ना पड़ता है? भाई अगर आपके वायुमंडल में मान लीजिए सूर्य के प्रकाश जो आती है, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, तो ओजोन एक लेयर है। हमें सबसे बारीकी चीज यहाँ समझना है। मान लीजिए वायुमंडल है, हमने बना दिया ऐसे, उसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए ओजोन लेयर है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या करता है? सूर्य के जो प्रकाश आते हैं, ये जो सूर्य के प्रकाश आते हैं, इसको फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद यहाँ तक धरातल तक उसको भेजती है। अगर ओजोन लेयर, जैसे आप छन्नी होती, चाय छानते हो, अगर चाय की छन्नी कमजोर हो जाए तो पता चला चाय पत्ती वगैरह सब गिर जाएंगे, तो आपका चाय तो बेकार हो जाए, पीने मजा नहीं आए। वैसे ही सूर्य के प्रकाश को फिल्टर करती है। इसीलिए लोग आजकल कहते हैं जब धूप ज्यादा होती है, लोग बनेंगे भाई थोड़ा हाथ में कुछ लगा लो, सर पर टोपी पहन लो, क्योंकि सूर्य के किरणें, अब जहां जहां मान लीजिए पोल्यूटेड एरिया है, बड़े बड़े शहर है, तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ बात करते हैं। अगर इस एरिया मान लीजिए भाई एसी ज्यादा चलेगा, फ्रिज ज्यादा चलेगा, तो ये सब चीजें क्या करता है? सीएफसी गैस निकालती है, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन का सीएफसी गैस होता है। ये क्या करता है? ओजोन लेयर को तोड़ देती, कमजोर कर देती, और जब ये कमजोर कर देगी, सूर्य के
अल्ट्रावायलेट किरणें जब धरती पे आएंगे, जो भी मानव या पेड़ पौधे उसके इर्द गिर्द पड़ेंगे, उस पर प्रभाव पड़ेगा तो उसको नुकसान करता है। मानव पड़ेगा तो स्किन काला हो सकता है, फोड़े फुंसी हो सकते हैं, प्लस कैंसर तक होने का चांस बढ़ सकता है। पेड़ पौधों पड़ेगा, पेड़ पौधों का विकास अच्छा नहीं हो पाएगा, जीव जंतु पड़ेगा, वो भी अच्छा विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओजोन लेयर को लेकर के हमें मेन पॉइंट देखना है। अधोमंडल, सप्ताह मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, इस पे मत जाओ, वो तो आप पढ़ लोगे, रट्टा मार लोगे। मेन पॉइंट होता है आपका CFC अर्थात कार्बन फ्लोरोकार्बन। इसीलिए आप देखते हो कि बड़े बड़े शहरों में अब पहले आदमी पंखा और कूलर में काम चलाता था, अब क्या हो गया, AC का प्रयोग करने लग गया। AC एक प्रकार से अपने कंफर्ट जोन के लिए हमने कर लिया, नेचर के हम नहीं जाएंगे भाई, मैं नेचर की चीजें नहीं चाहिए, आर्टिफिशियल चीजें आप बनाते हो, लेकिन वो आर्टिफिशियल आपको इतना ज्यादा आपको कंफर्ट जोन में बना दिया, आप नेचुरल चीजों में नहीं जा पाते हो। लेकिन वही आर्टिफिशियल आपके जीवन को और ज्यादा दुखदायी बना देती है। क्या बना दिया, बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे बहुत ज्यादा स्किन डिजीज। आप बहुत से लोग को देखिएगा यहाँ आंखों के नीचे ये काला 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 बहुत देखने को मिलता है। क्यों? अब लोगों को कहते नहीं इसकी वजह से स्ट्रेस से होता है, मोबाइल चलाएं, यहाँ पड़ता है भाई। आप नाइट ड्यूटी काम करोगे, आप पूरी नींद अच्छा नहीं ले पाओगे, तो आपकी आंखें रात भर खुली है, वो भी उनको आराम चाहिए, यहाँ की जो सेल है उनको रिलैक्स चाहिए। जब वो रिलैक्स नहीं होगा तो डार्क में बदल जाती हैं, स्ट्रेस से भी बदलती हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो CFC जो गैस होती है आपके AC है, फ्रिज है, यहाँ से निकलती है। तो सरकार इनको इसके बारे में सोचना चाहिए, भाई ठीक है आप यूज करो बट उसमें मॉडिफाई करो, कोई नया टेक्नोलॉजी सोचो ना, तो ये गैस जितना निकलेगी और इसको ओजोन लेयर को तोड़ेगी तो मानव के ही नुकसान करेगी। ठीक है, कोरोना काल में सुने होंगे जब लॉकडाउन लग गया था, बहुत सी फैक्ट्रियां, गाड़ियां, सब कुछ बंद हो गए, तो CFC गैस बहुत कम रिलीज हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो लेयर था अपने आप को मजबूत कर लिया, नेचुरल प्रोसेस से उसको मजबूत कर लिया, ये चीजें थी। तो हमें वायुमंडल में यही चीजें पढ़ना था, गैस के बारे में पढ़ना। अब इसी में आप पढ़ोगे नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो भी नुकसान, कम होगा तब भी नुकसान, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तब भी नुकसान, कम होगा तब भी नुकसान। या अगर ग्रीन गैस की मात्रा, अब ग्रीन गैस में यही सब बातें मिला जुला के, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो आसपास का वातावरण गर्म होगा तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगा, और गर्मी ज्यादा बढ़ेगा तो आपका ग्लोब जो होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट जब चेंज होगा तो पर्यावरण पर नुकसान होगा कि नहीं होगा? पर्यावरण पर जब नुकसान होगा क्या मानव का विकास होगा? नहीं हो पाएगा। बस यही पॉइंट हमें पर्यावरण को बारे में समझना है कि अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा बनाना है तो इन सबको बेहतर होना बहुत जरूरी है, और जब ये सब बेहतर होंगे तो आपका पर्यावरण अच्छा होगा, और जब पर्यावरण अच्छा होगा तो आपका मानव का विकास होगा। अब मानव के विकास के लिए सरकार ने कुछ नई नई योजनाएं बनाती हैं, MDG, SDG, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब चीजें क्या है, CPFC या आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये सब क्या करती है? सरकार इसीलिए बनाती है कि मानव से जागरूकता फैले, लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए, पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण को बचाओ। जब पर्यावरण को बचाओगे तभी आप बचोगे, ना तो कुछ दिनों बाद मानव पता चलेगा पीठ पे गैस का सिलेंडर बांधेगा ऑक्सीजन का। जैसे कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए पागल हो रहे थे, 20-20 लाख, 30-30 लाख। मैंने दोस्तों एक आदमी के ही देर देखा, भर पेटी पैसा लेकर के, लाखों रुपया रहा होगा, लेकिन उस वक्त एक इंसानियत की चीज दिखाया। मैंने ऑटो वाले, रिक्शा वालों पे भाई मैं हाथ जोड़ के उनको बहुत नमन करता हूँ। मैंने अपने आंखों देखा, एक व्यक्ति पैसा लेके जा रहा, माँ उसकी कोरोना काल में बीमार पड़ी है, वो अपने माँ को हाथ नहीं लगा रहा, एक रिक्शा वाले उठा के बैठाता है और उनके लिए खाने पीने, चाय पानी भी देता है। इस वक्त एक चीज समझ में आ गया कि औलाद चाहे अपना हो चाहे कोई गैर हो, जो आपके मुसीबत में खड़ा वही अपना है। एक रिक्शा वाला ने उसकी माँ को पानी दे रहा, दवा दे रहा, सब कुछ सेवा पानी कर रहा था। मैं अपने आंखों देखा हॉस्पिटल के पास, मैं भी थोड़ा सिम्टम आ गया, मैं भी गया देख रहा। अब इससे क्या हुआ, वो अटैची भर पैसा ले करके डॉक्टर बोलता, डॉक्टर साहब सिलेंडर दे दो। डॉक्टर बोले सिलेंडर है नहीं, ऑक्सीजन कहाँ से दे दो? इसीलिए कहते हैं दोस्तों, इंसान दो पैर का बड़ा चालू है, पैसे सब जगह काम नहीं आते। आप अगर पर्यावरण को छेड़ोगे तो पर्यावरण अगर आपको छेड़ देगा, आप निकल जाओगे दुनिया से। इसलिए पर्यावरण बचाओ तो आप बचोगे। ये मैं सभी को बोलूंगा, मैं वीडियो पे बोलूंगा। अगर जो लोग गांव गृहस्थी में कहीं भी रहते हैं या शहर में रहते हैं, भाई कम से कम 2-4 गमले लगाओ, तुलसी का पौधा लगाओ,
या 2-4 पेड़ लगाओ, उससे आपका ही फायदा होगा। अब आपका फायदा होगा, आप अच्छे रहोगे तभी दूसरे के अच्छे लिए कुछ कर पाओगे। तो ये चीजें होती हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब था दोस्तों। तो सरकार योजना बनाती है, जैसे एमडीजी, आप 1-2 पॉइंट पढ़ोगे। एमडीजी क्या है? एमडीजी, एसडीजी। अभी क्या है एमडीजी, एसडीजी? एमडीजी में 8 पॉइंट थे, ये 2000 में लाया गया, 2015 तक चलाया गया, कंप्लीट हो गया। एसडीजी 2015 से लेकर के 2030 तक चलेगा। अब एसडीजी क्या इसको बोलते हैं? इसमें 17 पॉइंट है। अब एक एक करके बस इतना ही चीज आपको बताएंगे पर्यावरण में, उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसमें एक पॉइंट क्या था? गरीबी कम करना, भूखमरी कम करना, मातृत्व, जो माता लोग जो प्रसव पीड़ा होती थी, बहुत सी माताएं, शरीर का अच्छा विकास नहीं हो पाता, बच्चे के जन्म देते देते बेचारी दुनिया को परलोक में चली जाती है। इसको लेकर के सरकार ने काफी चीजें सोचा कि भाई एक महिला है, उसकी उम्र कम से कम 18 प्लस बजाय 21 प्लस करो, शरीर की अच्छी ग्रोथ होना चाहिए। दूसरा, लड़कों के लिए बोला 25 साल के बाद शादी करो। क्यों? इससे हमारी बॉडी में से हार्मोन्स डेवलप होने चाहिए, खान पान अच्छे होने चाहिए, उन्हें अवेयर होना चाहिए। अगर हमारे देश की जनसंख्या आवाम कमजोर हो जाएगी तो भारत जैसे देश में क्या होगा? आगे नहीं बढ़ सकता, कमजोरी है। इसीलिए महिलाओं को लेकर के सरकार ने सोचा कि प्रसव पीड़ा को लेकर के बारे में सोचा, मातृत्व माता की उनके आयरन की गोली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बड़े बड़े आशा जो केंद्र होती थी वहां पर सरकार ने काफी योजनाएं चलाई कि हर एक महिला को आयरन की गोली दो, जिसको एनीमिया रोग होता है। आज भी भारत जैसे देश में लोगों को लगता है कि नहीं, महिलाओं में ऐसा क्यों दुख होता है? दुख इसीलिए, आज पहले एक प्रथा है, आज भी मैंने गांव में देखता हूं, पता नहीं कौन किसने, राक्षस ने बनाया ऐसी प्रथा कि पुरुष पहले खाना खाता है तो महिला खाना खाती है, बच्चे खुचे खाना खाती है। बताइए उनकी उसके बॉडी में क्या लगेगा भाई? क्या वो समाज से इतनी अलग है? क्या वहाँ इक्वालिटी, फर्टिलिटी एंड जस्टिस की बात हुआ? नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि महिलाएं खुद अपने हक के लिए लड़े और अपने पैरों पे खड़ी हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, किसी पे जरूरत नहीं है, बाकी जो होगा दुनिया में। तो सरकार ने इसके लिए एमडीजी कॉन्सेप्ट बनाया, रिड्यूस टू पॉवर्टी, गरीबी कम करना, माताओं को बचाना, बच्चों को बचाना है, पर्यावरण को अच्छा करना है, यही सारे पॉइंट रखा गया था। बाद में उस चीज को 2015 तक ये टारगेट था, जो कुछ कंप्लीट हुआ हो पाया, बाकी जो बचा था नहीं हो पाया। 2015 से लेकर के 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया एसडीजी। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सबका विकास होना चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा और इसकी दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें 17 पॉइंट, एजुकेशन को जोड़ दिया गया, सैनिटाइजेशन को जोड़ दिया, क्लीन वाटर को जोड़ दिया गया, एनर्जी को जोड़ दिया गया, बिजनेस को जोड़ दिया गया, पॉवर्टी को जोड़ दिया गया, एम्प्लॉयमेंट को जोड़ दिया गया, और माताओं की जो इनके बारे में जोड़ दिया गया, प्रसव पीड़ा को जोड़ दिया गया, हेल्थ के बारे में जोड़ दिया गया। काफी पॉइंट जोड़ करके एसडीजी बना दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप इसको एक बार जाके देख लीजिएगा, एमडीजी और एसडीजी, मैंने हिंट कर दिया, वो पढ़ लें। यहाँ से क्वेश्चन कभी काल पूछता है असेंडिंग डिसेंडिंग में कि 17 पॉइंट में कौन सी बात कहा गया है, 8 नंबर पे कौन सी पॉइंट बात कहा गया है, 9 पॉइंट पे कौन सी बात कहा गया है, तो वो पूछ लेता है। इस तरीके से थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं कि ये जो होता है ना, कभी काल क्रोनोलॉजिकल तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बस ये सब पूरा मिला करके दोस्तों मैंने बात किया पर्यावरण पे और डेवलपमेंट, ये सब पॉइंट जो आपका डेवलपमेंट की बात है। एक दो पॉइंट और बात करते हैं, सीओडी और बीओडी। सीओडी क्या है और बीओडी क्या है? सीओडी मीन्स होता है जिसके प्रकाश कार्बन बोलते हैं या केमिकल कह सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग, और बीओडी होती है बायोलॉजिकल डिकम्पोजर और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिकम्पोजर। अब क्या है इसको समझो। एक होता है जैसे कि नेचुरल, एक विकास होना किसी के बॉडी में, अच्छे विकास नेचुरल होना। एक होता आर्टिफिशियल। अब जैसे आपकी बॉडी में जो सेल है, जो सेल होती है कोशिका होती है, अगर आप सही समय सोएंगे, सही समय खाना खाएंगे तो अच्छा, आप तो हेल्दी रहेंगे, ठीक रहेंगे, आप 70 80 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आपका लाइफ स्टाइल पता चला कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते, कभी बाहर का खाना खाते हैं, कभी आप मोमोज खा के सो जाते हैं, कभी आप 2 बजे रात को सो रहे हैं, कभी 3 बजे सोते हैं, आपका लाइफ स्टाइल ही पूरा अनबैलेंस हो गया है। तो उसी प्रकार से आपके बॉडी में क्या होती है, सेल भी डेवलप होती है, कुछ सेल डेवलप होगी, कुछ डेड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये क्यों बताना चाहते हैं दोस्तों, जो नेचुरल होता है और जो एक केमिकल तरीके से तैयार किया जाता है। सीओडी जो होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज आपको तैयार करना आर्टिफिशियल, आजकल देखते होंगे मार्केट में एक कलिंगड़ बोला जाता है, महाराष्ट्र में कलिंगड़ बोलते हैं, उसको तरबूज बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको वाटरमेलन, ऐसे कुछ और बोलते हैं अंग्रेजी में,
तो आप मान लीजिए तरबूज है, अब मार्केट में देखेंगे बहुत वैरायटी तरबूज आ गया, अब वो आपको लगेगा ये अचानक से इसमें मीठापन कैसे आ गया, इससे मीठापन कम है और इसका स्वाद कैसे, कल तक कितना सा था इतना बड़ा कैसे हो गया। उसमें इंजेक्शन डालते हैं, केमिकल डालते हैं, तो जिसको बोलते हैं कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोज। लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोजर क्या है, अब यहाँ क्या होता है, कोई चीज सड़ाना हो गया, आप डस्टबिन में मान लीजिए छिलके डाल दिया, अमरूद को डाल दिया, चाय पत्ती डाल दिया, टमाटर का डाल दिया, सब कुछ छिलके वगैरह जो आपके घर में अवशिष्ट पदार्थ है उनको उठा के किसी डस्टबिन में डाल दो और 10 दिन उसको बंद कर दो। जो उसमें कीड़े पैदा होंगे तो उस कीड़े को ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने के लिए, तो जो नेचुरल प्रोसेस से उसको कंपोज होगा, डिकम्पोज बनेगा, जो खाद बनेगा उसको बोलते हैं बीओडी। और जब पता चला उसी चीज को जल्दी सड़ाना है कि उसको 48 घंटे में बनाना है, तो उसमें आप कोई न कोई सिंथेटिक कोई केमिकल डालते हो। जब वो केमिकल द्वारा उसको जल्दी आप प्रोसेस से बनाते हो तो उसका बोला जाता है सीओडी। बस यही चीज था, सीओडी और बीओडी। इसीलिए देखते होंगे जब कहीं आपके आसपास कोई नाली है या नाला है, सरकार उसमें कोई दवा डाल देती है या उसमें कोई केमिकल डाल देती है, जितने कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे, पूरा लिक्विड फेम में चेंज हो जाता है। फिर वो क्या करता है, टैंक आता है, उसमें कोई चीज डाल के पूरा पानी खींच लेते हैं, गंदगी खींच के लेकर के फिर चले जाते हैं, बाहर कहीं गिरा देते हैं। एक होता है नेचुरल प्रोसेस कि उसमें नेचुरल तरीके से पानी डाल दो, पानी की मात्रा बढ़ा दो, जितने कीड़े होंगे कुछ दिनों बाद उसको सड़ा देंगे, गला देंगे, लिक्विड फेम में बदल जाएगा और साफ हो जाएगा। तो दो तरीके इसको समझना, बीओडी और सीओडी। आज मानव सबसे ज्यादा बीओडी प्रोसेस में नहीं जीता, वो सीओडी में ही जीता है। क्यों? सब कुछ जल्दी लगी पड़ी है, खाने को होगा तो जल्दी, सोने को होगा तो जल्दी, बात करना तो जल्दी, और पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, लोगों में इतनी जल्दी पड़ी है। तो ये बात हमने किया पूरा द पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं द हायर एजुकेशन सिस्टम। द हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है? देखिए, जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कभी हिस्ट्री पढ़ोगे, कभी पॉलिटी पढ़ोगे, ये पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, एक ही पॉइंट सब समझेंगे। मेरा क्या है दोस्तों, जो पॉइंट आपको बताता रहता हूं आप सुनते रहिए बस ध्यान से, फिर किताब आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यही तो पॉइंट है। तो देखिए, वीडियो से आपको क्या है, अगर कॉन्सेप्ट तैयार होती अच्छी बात है, सुन करके थोड़ा एनालिटिकल माइंड हो जाता है, फिर आप क्वेश्चन उठाइएगा, उसको पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करिएगा कि वास्तव में ये शब्द क्या है, क्या मैंने कभी सुना है। अब तो आप ऐसे तो है नहीं कोई आप स्कूल के बच्चे हो, आप कॉलेज भी, आप डिग्री कॉलेज, आप यूनिवर्सिटी के बच्चे हो। अब यहाँ आपको पढ़ना है, दूसरा हमने बात किया हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसमें आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ना होता है। पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल्स ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम एंड गुरुकुल एजुकेशन। दूसरा हम बात करेंगे ओरिएंटल एजुकेशन एंड नॉन ओरिएंटल एजुकेशन। तीसरा बात करेंगे प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन। फोर्थ टॉपिक हम बात करेंगे स्किल्ड एंड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड एजुकेशन, वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। उसके बाद लास्ट टॉपिक इसी में आपका रहेगा आपका पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है या एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है। ये टॉपिक है, एक एक करके पहले लिखते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल the institutions of higher education system, higher education system and gurukul education system। दूसरा टॉपिक ओरिएंटल एजुकेशन, ओरिएंटल एंड नॉन ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम, TION। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हम बात करें। तीसरा आपका प्री एजुकेशन। मैं इसको एक बार और क्लास लगाऊंगा, बढ़िया अच्छा इसको और बताऊंगा। एक पहला बेसिक चीज आपको समझाना है। प्री एजुकेशन, ठीक है, एंड
पोस्ट एजुकेशन, पोस्ट एजुकेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक बात करेंगे, पेन नहीं चल रहा, स्किल एंड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, CATI है, समझो। अगला बात करेंगे, अगला टॉपिक आपका इसी में वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, एंड TION एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, एजुकेशन। और लास्ट में आपका जो टॉपिक होता है पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गुड गवर्नेंस। बस इतना चीज है आपको, ये पूरा आपका पूरा सिलेबस है, आप एक बार जाके देखिएगा, यही चीजें आपको मिलेगा। अब इसी पे एक एक पॉइंट, जो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्लस 6। आजकल देखो गाना ही चल रहा है, बढ़िया, यहाँ पर कोई गाना बजा रहा है भैया। सबकी लाइफ है। आइए चलिए, जो लोग कहते हैं ना बड़े शहरों में पढ़ाई होती है, पढ़ाई नहीं होता यार, सब टाइम पास करते हैं। पढ़ाई गांव में ही, अगर आज मैंने गांव में नहीं पढ़ाई किया होता मैं भी ये नहीं कर पाता। आइए अब शुरू करते हैं इंस्टीट्यूशनल्स ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम एंड गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। पहले इसको समझते हैं। प्राचीन काल में जब आप भारत की बात कभी आप पढ़ेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जगदला विश्वविद्यालय, तेलहारा विश्वविद्यालय, ये सभी आप जितने यूनिवर्सिटी के बारे में सुनेंगे, विक्रम यूनिवर्सिटी, ये सब कौन है? पुराने संस्थान हैं। तो जब उनके बारे में आप पढ़ोगे, उसी बोला गया इंस्टीट्यूशंस ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम। उस वक्त क्या लोग पढ़ाते थे और क्या क्या चीजें पढ़ाते थे। तो बस आप जैसे पढ़ेंगे, नालंदा में क्या पढ़ाया गया, तक्षशिला में क्या पढ़ाया गया, तेलहारा में क्या पढ़ाया गया, विक्रमशिला में क्या पढ़ाया गया, तो सब जगह की अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एजुकेशन दिया जाता था। जैसे नालंदा में आपको पढ़ाया जाता था, आपको जैसे कि फिलोसफी क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, आपको ज्योग्राफी, आपकी बेसिक चीजें पढ़ाया जा रहा है, आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, ये सब कहाँ? नालंदा में पढ़ाया जा रहा है। तक्षशिला में आपको वहां पर मेडिसिन के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, हॉस्पिटल के बारे में बताया जा रहा है, कैसे जो चरक संहिता जो बुक आप पढ़ेंगे, सब कहाँ ये नॉलेज दिया गया आपको? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। विक्रमशिला में आपको पता एस्ट्रोलॉजर की कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। जैसे आजकल लोग होते हैं न्यूमेरिकल नंबर, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरोलॉजी क्या बोलते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा, जो भी है एस्ट्रोलॉजर वगैरह, ये आपका विक्रमशिला। तो जितने पुराने इंस्टीट्यूशन के बारे में आप पढ़ेंगे, सब जगह के हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉन्सेप्ट था। अब इनका पूछता है क्वेश्चन कि नालंदा कहाँ है? बिहार में। विक्रमशिला बिहार में। तेलहारा कहाँ? आपका बिहार में। तक्षशिला कहाँ? आपका पाकिस्तान में। तो इस प्रकार के आपको संस्था को पता करना, कहाँ पर कौन सी संस्था अर्थात यूनिवर्सिटी थी और क्या क्या एजुकेशन दिया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपका काम है। दूसरा हम बात करते हैं गुरुकुल एजुकेशन। गुरुकुल एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता है? जिसको बोलते थे वैदिक कल्चर, अर्थात जिसको बोलते वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। अब इसको बात करते हैं। इसमें अगर देखा जाए, वही जिसको ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम बोला जाता था, कि उनको अलग अलग उपनयन होना, उनका अलग अलग संस्कार करना, बाल को उतार देना, चुटिया रखना, गाल यहाँ पर बाली छिदवा लेना, और धोती कुर्ता, पता नहीं क्या क्या उनका नौटंकी, भैया मेरे पास में नहीं है। अब वो लोग पढ़ाते क्या थे? वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या पढ़ाते थे?
भाई वहां पर एक गुरु होते थे, वो बैठ के शिक्षा देते थे पेड़ के नीचे या झोपड़ी में। अब वहां क्या क्या पढ़ाते थे? वेद पढ़ाते थे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद 4 वेद, आपको बेसिक क्या क्या? ऋग्वेद, ऋग्वेदा, सामवेदा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, अथर्ववेदा। ये जो आप सुने होंगे, कभी भी सुने होंगे। ऋग्वेद क्या करता है? इसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। इसमें मंत्र जो होते उसको उच्चारण किया जाता, प्रोनाउंसिएशन किया जाता था। सामवेद में उन्हीं मंत्रों को संगीत के माध्यम से गाया गया, ढोल नगारा मजीरा बजाने लग गया। इसलिए देखते हैं बड़े बड़े आजकल मंदिरों में तो हम थोड़ा सा वो ढोल और पीट पीट के गाना गाते थे। यजुर्वेदा में जो आपका प्रोज है और पोट्री है, जैसे कवि है, कोई चीज कवि लिख रहा है, जैसे आपने सुने होंगे, विमल इंद्र की विशाल किरणें खेल रही थी जल थल में, आनंदित तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो एक प्रकार से कवि है। अब वो जो कोई भी चीज है उसको एक लय में लिखा जा रहा है, जिसमें सोठा है, छंद है, दोहा है, श्लोक है, उसमें अलंकार का प्रयोग कर रहा है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, जिसमें अर्थ का उच्चारण किया जाएगा, उसमें शब्दों की बात किया जाएगा। तो ये आपका यजुर्वेद की बात करता था, प्रोज एंड पोट्री, गद्य एवं पद। अथर्ववेदा, अथर्ववेदा में क्या हो गया? यहाँ पर जादू टोना, मैजिक, बिजनेस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब की बात कौन करता था? मेडिसिन, ये अथर्ववेदा। ये कॉन्सेप्ट दिया गया किसमें? आपका वैदिक पीरियड में। दूसरा आता है लेटर वैदिक पीरियड। अब इसमें इनका भी टाइम बांटा गया दोस्तों, 1000 से 500 तक, 1000 से 500 तक, 500 से लेकर के 1500, ऐसे कुछ करके है आई थिंक, 1000 नहीं, 500 से 500, 1000 से 500 आई थिंक, जो भी है याद रखना है थोड़ा सा। और 500, इसके बाद 500 से 1500, ऐसे इसको बांटा गया है, याद रखना। थोड़ा सा बाय मिस्टेक होगा, सॉरी, मैं इसको चाहता हूँ। बीसी मतलब बिफोर क्राइसिस, मतलब जब तक ईसा का जन्म नहीं हुआ था। तो सबका अलग अलग टाइम ड्यूरेशन, 1000 साल या 500 साल पहले, 1500 साल पहले, 2500 साल पहले, ये लोग इस तरीके की बात करते थे। लेकिन दूसरा आता है इसी में आपका लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड मतलब होता उत्तर वैदिक का। इसमें आता है आपका वर्ण सिस्टम, जो भारत को काफी तरक्की दिया, इस व्यवस्था ने बहुत आगे बढ़ाया, बहुत लोगों को, जिसको आज एक दूसरे को बहुत अच्छा सम्मान देता है। अब इसमें लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या था? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब आजकल इसी पे लेकर के लोग कोई सनातनी सनातनी चिल्लाता, पहले हिंदू बोलते, हिंदू शब्द नहीं बोलते, अब तो सनातनी बोलते हैं। अब आगे देखते जाओ क्या क्या बोलेंगे। तो लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका सिस्टम बनाया गया कि ब्राह्मण के पास ज्ञान होगा, क्षत्रिय के पास लड़ाकू होगा, वैश्य अपना व्यापार करेगा, शूद्र सबका सेवा करेगा। तो ये सब इनका एजुकेशन था, ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था भैया। ये सारी चीजें इनको पढ़ाया गया। बाकी और 2-4 चीजें पढ़ाया जाता था, क्या क्या? रामायण, महाभारत और पुराण। तो जिसमें आप 18 पुराण, 4 वेद, ये सारी चीजें पढ़ाया जाता था। और इसी के ऊपर आपने बहुत बचपन में देखे होंगे, जो 90s के एरा के बच्चे हैं वो लोग काफी चीजें देखते होंगे रामायण महाभारत की। कौरव है, पांडव है, देव है, असुर है, ये इनका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। और उसी को काफी सीरियल, वेब सीरीज में उसको दर्शाया गया, लोग काफी बचपन में एंजॉय किए। ये था इनका एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इन पर ज्यादा रिसर्च मत करना, बस एंजॉयमेंट करना। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं ओरिएंटल एजुकेशन एंड नॉन ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम। ओरिएंटल मीन्स होता है जो आपका ऑफलाइन मेथड है, और नॉन ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम जिसको आजकल ऑनलाइन बोलते हैं। ओरिएंटल मतलब जो पुराना कॉन्सेप्ट था, टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बैठ के जो फेस टू फेस पढ़ते थे, उसको बोलते हैं ओरिएंटल एजुकेशन। न्यू ओरिएंटल एजुकेशन क्या है, या नॉन ओरिएंट, इसको न्यू बोल दो या चाहे नॉन बोल दो। नॉन ओरिएंटल एजुकेशन जिसको ओपन लर्निंग एजुकेशन, जैसे आपने सुना होगा इग्नू से बहुत से लोग एडमिशन लेते हैं, घर बैठे अपनी तैयारी करते हैं। प्राइवेट एडमिशन लेते हैं लोग, बोले क्या करते हो भैया, बोले प्राइवेट एडमिशन ले लिया, आज दिल्ली में आके पेंटिंग का काम करे, कारपेंटर काम सीख रहे, फिर पेपर दे देंगे। पेपर क्या देंगे, 2000 रुपया दे देंगे, गुरु जी का संपर्क है, वैसे डिग्री दे देंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास 90% से,
फिर जा करके यूपीएससी फॉर्म भर देंगे। अब बोलेंगे 90% से पास हैं और आज तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। कहेंगे किसका सिस्टम? सरकार का दोस्त है, सरकार कभी पढ़ाया नहीं। ये नहीं जानेंगे आप, जब खुद से नहीं पढ़ा तो भाई प्राइवेट खरीद लो डिग्री। बीटेक की डिग्री 4 लाख रुपया दे दो, बीटेक की डिग्री मिल जाएगा। चाहे आपका एक कील ठोकने तक का तरीका पता नहीं होगा, लेकिन बीटेक डिग्री मिल जाएगा। होटल मैनेजमेंट का कोर्स, चाहे कभी आप प्याज काटे नहीं होंगे, आप होटल मैनेजमेंट का आपको सीईओ बना देंगे। हमारे देश के यही हालत है। तो ये जो होता है आपका नॉन ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम, ये उनके लिए बनाया गया था। देखिए सीरियस मुद्दा तो काफी से बात कर देते हैं। पढ़ाई, जो लोग कहते हैं पढ़ाई की एक सीमा होती, पढ़ाई कोई सीमा नहीं। आप जब तक आपके आंख नाक कान चलते हैं, सुनने लायक, देखने लायक, बोलने लायक, पढ़ते रहना चाहिए। आपको बहुत सुकून मिलता है, पढ़ाई से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जो ये चीज़ आपको अपडेट करेगा, जो देखो सबके अंदर अपना एक क्यूरियोसिटी होता है, लेकिन जब भी कभी आप पढ़ाई में डूबोगे बहुत कुछ चीज़ सीखते हो, और जितना आप सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप अंतरिक्ष में जाके बैठ जाओगे, हाँ, लेकिन अंतरिक्ष के बारे में आप खोज कर सकते हो। जैसे ब्लैक होल की खोज किसने किया था? कभी आप लोग इसमें कमेंट करिएगा, ब्लैक होल की खोज किसने किया था? मैं बस इतना हिंट कर दूंगा, वो व्यक्ति पैरालाइज थे, इतना हिंट किया हूँ। उनका खाली दिमाग जिंदा था, पूरा बॉडी उनका पैरालाइज था। ठीक है, अब बात करते हैं प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन। प्री एजुकेशन, पोस्ट एजुकेशन क्या था? प्री एजुकेशन उसको बोलते हैं 1947 से पहले जो अंग्रेजों के द्वारा चार्टर्ड एक्ट बनाया गया। 1 लाख रुपया खर्च किया जाता था भारत में एजुकेशन को बेहतर करने के लिए अंग्रेजों द्वारा। जो आजकल चाय और चाय कॉफी और प्लस आप अंग्रेजी सिस्टम और सुट्टे मार, ये सब आजकल बच्चे देखते होंगे। हमारे देश के बच्चों को अगर जब तक वो अंग्रेजी बात नहीं करते, लगता है आप कुछ पढ़ाई नहीं किए हो। हिंदी में बात करोगे तो आपको बड़े छोटे नज़र से देखते हैं। मतलब भाषा को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन चलता है। इससे क्या भाई, भाषा आप एक बात है, कोई चीज़, मान लीजिए पेन है, मैंने इसको पेन बोला, कोई कलम बोला, चीज़ तो वही है, बदल गया क्या इसका? वो आपको जिसमें जो कंफर्ट जोन लगा आप उसी में बात किए, इससे कोई डजन। अब मैं यहाँ इंग्लिश लिखता हूँ, क्या अंग्रेजी? कुछ नहीं है। कठिन तो अगर देखा जाए तो हिंदी होती है दोस्तों। अब बात करते हैं प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन। 1947 से पहले 18वीं शताब्दी से लेकर के 1947 तक जितने एजुकेशन सिस्टम सरकार ने बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाया था, उसको बोला गया प्री एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आप चार्टर्ड एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ेंगे। ये सब किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया। अब जो एजुकेशन उनका मोटिव था, आप सिक्के की दो पहलू है भाई। अगर अंग्रेज लोग एजुकेशन कुछ दिए तो आप आज भी तो आप उन्हीं के एजुकेशन पढ़ते हो, आज भी उन्हीं पॉइंट पे आप चलते हो। रिसर्च टॉपिक उन्होंने दिया, काफी चीजें आप सीखे हो। अब कुछ लोग उसको निगेटिव आप लेना चाहो, ले लो भाई। अंग्रेजों ने, लोग कहेंगे कि वो एजुकेशन इसीलिए दिए गए कि उनको अपनी लैंग्वेज उनको बात करने में कंफर्ट जोन था। जैसे अभी एक लेटेस्ट खबर चल रही है कि तमिलनाडु में भारत का जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो बोलते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करो और हिंदी लैंग्वेज भी लागू करो। बट देखिए, किसी पे कोई भाषा नहीं थोपना चाहिए। मेरा जो अपना एक आइडिया, इसी भाषा के ही आधार पे जो ईस्ट बांग्लादेश है, मतलब जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था, ये भाषा के ही आधार पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिला है। अब जो पाकिस्तान है वेस्ट वाली, तो लोगों को लगता था कि उर्दू बोलना, एक इस्लामीकरण करना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट अगर ध्यान से देखा जाए, उर्दू तो यूपी और बिहार से उठ करके जाके, जो यहाँ के लोग जब डिवाइड हुआ, यहाँ के लोग उठ करके जब वहाँ जाके शिफ्ट हुए तो वही अपनी भाषा थोप दी। और यूपी बिहार के लोग राजनीति करने में बड़े तेज होते हैं, क्योंकि मैदानी भाग में हमेशा इंसान एक दूसरे से मिलता रहता और एक दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है वही पता चलता रहता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा राजनीति करता है। तो यहाँ का व्यक्ति जब वहाँ जाके शिफ्ट हुआ तो वो उर्दू लैंग्वेज वहाँ वो थोप दिया, जो कि अगर देखा जाए तो वहाँ का लैंग्वेज पश्तूनी है, पंजाबी है, सिंधी है, ठीक है। और जो ये बंगाली लोग बोलते थे, इनको बोला गया कि तुम लोग उर्दू बोलो। अब जो बचपन से बंगाली बोला है, बंगालियों की कल्चर है, वो कैसे भाई बोल देगा उर्दू? नहीं बोल सकता ना। ये चीज़ सरकार भी इस चीज़ को, नहीं आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए, आपको हिंदी में बात करना ही चाहिए, आपको हिंदी। अरे भाई, अगर वो बोल देंगे चलो तो आप कन्नड़ में बात करो, तमिल में बात करो, नहीं बोल सकते ना। अगर भारत को बेहतर बनाना है, जो जैसा है उसको उसी में रहने दो। कॉमन लैंग्वेज आजकल सब लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो अंग्रेजी सिखाओ।
अगर बाकी सबके अपने फंडामेंटल राइट हैं, आप फंडामेंटल राइट अगर वो सीखना चाहेगा तो अगर यूपी के लोगों को कन्नड़ सीखना सीखो, अच्छी बात है। भाषा तो और चीज़ है, जितना आप सीखोगे सबका विकास होगा। नई चीज़ सीखने से आप में एक ग्रोथ आएगी, एक डेवलपमेंट आएगा, आप पूरे भारत सर्वाइव कर सकते हो। भाई पूरे भारत अगर घूमना है तो आप बंगाल जाओ बंगाली भी सीखो, पंजाब जाओ पंजाबी भी सीखो, आप महाराष्ट्र जाओ मराठी लैंग्वेज सीखो, आप कन्नड़ जाओ कन्नड़ सीखो, तमिल जाओ तमिल सीखो, मलयालम सीखो। इसमें सबकी आज़ादी है, आप घूमो टहलो सीखो, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर सरकार की सोचे कि नहीं इनकी भाषा तुम थोपो इन पे ये थोपो, तो ये तो भाई डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है, तो बड़ी समस्याएं क्रिएट कर सकती है। और कभी किसी का कल्चर या कभी किसी की भाषा को लेकर के एक दूसरे को थोपा नहीं जा सकता। सबकी अपनी अपनी एक कल्चर है, उनको उसी में रहने दो, मेरा जो आइडिया है। तो ये जो पूरा प्री एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या था, अंग्रेजों ने अपनी सुलभ सुविधा के लिए बनाए थे। भाई हमें अगर अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी मेरे सामने वाला कोई सीखेगा तो उसे कम्युनिकेट करना मेरे लिए आसान होगा, इसीलिए वो एजुकेशन बनाए थे, वो अपने फायदे के लिए। दूसरा है, अब उसका दूसरा पहलू कहता है कि अगर अंग्रेजी नहीं दिए होते तो आज यहाँ भारत जैसे देश में काफ़ी लोग अंग्रेजी पढ़ के आज अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, यूरोप में है, सब जगह सर्वाइव करते हैं, बढ़िया अपनी बातें रखते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, अच्छी बात है। मैंने एक व्यक्ति से मिला, पता चला कि उनके पिताजी रेलवे में थे, लेकिन उनके पिताजी जब रेलवे में पढ़ते अपने बच्चों को कोई जर्मन लैंग्वेज सिखा दिए। जर्मन लैंग्वेज पार्ट टाइम अपना 1-2 घंटा अपना सीखते रहे, सीखते सीखते उनकी नॉलेज अच्छी पकड़ हो गई तो पता तो जर्मनी चले गए। जर्मनी में जाकर के वहाँ की घड़ी खरीदते हैं, ला के इंडिया में बेचते हैं, और वहीं की घड़ी फिर खरीद के पता चला रूस को बेच रहे हैं, बगल में पड़ोसी देश को भी पकड़ा रहे हैं, बर्लिन के साइड में। अब इससे पता चला क्या उस भाषा में जब वो कम्युनिकेट करेंगे तो उनको और आसान लगा। आज अच्छा खासा पाउंड कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं और अपने देश में काफ़ी बिजनेस फैलाए हैं। तो भाषा कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आपको तमिल अच्छी आती है तो तमिल में आप जाके बिजनेस जब करोगे, जब तमिल में बात करोगे तो अच्छी चीज़ है, उनको भी अच्छा लगेगा। अब पता चला हिंदी बेल्ट में कोई तमिल व्यक्ति आता है या हिंदी बात करेगा तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारा भाई हमारा देश का है। तो ये चीज़ होना चाहिए, ना कि किसी ज़बरदस्ती ठोक दो। ये भाई आए मुझे इस चीज़ में ठीक नहीं लगा। पोस्ट एजुकेशन, जब देश आज़ाद हो गया 1947 के बाद, 1947 के बाद क्या हुआ आप देखे होंगे, राधा कृष्ण कमेटी, कोठारी कमेटी या कमीशन, ये सारी चीज़ें जो आज भी बना 2020 तक, 1980, 1990, 2002, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, ये सब किसने बनाया 1947 के बाद। कोठारी कमीशन क्या था, 12वीं क्लास तक की बात रखा गया। राधा कृष्ण कमेटी जो यूनिवर्सिटी पे फोकस किया गया, और फिर उसके बाद 12वीं क्लास के बाद फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 5वीं क्लास तक का बोर्ड पेपर होना चाहिए, 8वीं क्लास तक का बोर्ड पेपर होना चाहिए, 10वीं तक का होना चाहिए, 12वीं तक का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बेहतर एजुकेशन बनाने के लिए प्रोसेस करती रही। अब नहीं, हर साल 10 साल के बाद चेंज होती गई, एजुकेशन होना चाहिए। जब अगर देखा जाए दोस्तों, मैंने जब पढ़ा था तो 6ठी क्लास से मैंने अंग्रेजी सीखा, उस वक्त ABCD सिखाया जा रहा। आजकल के अब गवर्नमेंट स्कूल में जाओ तो बच्चा पहली क्लास से सीखता है, अच्छी चीज़ है, सीखना ही चाहिए। संस्कृत भी सीखता है, न 6ठी क्लास से जाकर के संस्कृत भी सीखते थे। संस्कृत में 1-2 श्लोक आज भी याद आता है कि पढ़त पढ़ता पढ़ंत पढ़त से पढ़ता पढ़त पठामी पठावा पठामा। अब सिर्फ रट लिया, अब समझ में पूछना क्या चाहता था। एक होता रामम रामो रमम रमे रामेभ्यम रामेश रामे रामे राम राम रामे भे रामे रामे भे हे राम हे रामो हे रामा। अब मुझे समझ में नहीं है क्या मेरे समझ। जब टीचर पूछता बताओ सप्तमी का कौन सा वचन, कौन सा लकार, कौन सा अनपढ़, अरे मैं कहा इसी तैसी भैया साइड में करो, सब दिमाग खा जाता था। सबसे कठिन संस्कृति है, उसमें श्लोक रटाते थे, उसके मीनिंग समझाते थे, सप्तमी पूछते थे, बहुवचन पूछते थे, एक वचन है कि द्विवचन है कि त्रिवचन है। मैंने छोड़ा, मैंने कहा मेरे बस के भैया अंग्रेजी पढ़ लो, ठीक रहेगा, कॉमर्स वॉमर्स पढ़ो, सबसे बेस्ट है। भाषा कोई खराब नहीं है, सब चीज़ें जिसमें आपको कंफर्ट जोन लगे, जिसमें अगर आपको भाई सब भाषा आएगी तो सभी स्टेट में आप सर्वाइव कर पाओगे। तो पोस्ट एजुकेशन एक कॉन्सेप्ट था। अगला बात करते हैं स्किल्ड, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल। अब ये क्या है? स्किल्ड मतलब है आज के दौर में अगर आप कोई काम नहीं आता, आप माने UGC नेट क्वालिफाई कर गए, अगर आप बोर्ड के सामने खड़ा होकर के नहीं पढ़ा पाते या आप अपने एक टॉपिक को नहीं तरीके से व्यक्त कर पाते हैं, एग्जाम्पल दे के नहीं समझा पाते हैं, तो आप स्किल्ड नहीं हैं। अगर आप पढ़ा देते हैं, चीज़ों को बता देते हैं, तो आप स्किल्ड हैं। तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड मतलब कुशल होना चाहिए।
आप किसी मान लीजिए फैक्ट्री है या कंपनी है या कोई संस्था है, प्राइवेट में आप जाओगे तो पहले क्या पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे आपने क्या क्वालिफाई, ये पूछेंगे आपने काम कितना दिन किए हो, आपने कितने साल पढ़ाने का अनुभव है, जरा मुझे कोई रिकॉर्ड या वीडियो दिखाओ। तो अगर ये चीजें आपके पास है तो बोलेंगे स्किल्ड एजुकेशन। आज इसीलिए स्किल पर बात होती है, सरकार भी कहती है मेक इन इंडिया होना चाहिए, डिजिटल इंडिया होना चाहिए, स्मार्ट इंडिया होना चाहिए, बट मुझे लगता है फाइलों में है, धरातल पर चीजें देखने को नहीं मिलता। तो दूसरा होता है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल मीन्स तकनीकी एजुकेशन। अगर आप बीटेक करते हो, एमटेक करते हो, सीटेक करते हो, पता नहीं क्या क्या टेक करते हो, पढ़ करके अगर आप बीटेक हो, आपको एक मोबाइल का पार्ट तक नहीं पता है, इसमें रैम कितना है, जीबी कितना है, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर क्या है, डिजिटल कैमरा क्या है, फ्रंट कैमरा क्या है, टच स्क्रीन आईसी क्या है, आईसी मतलब उसमें आईसी लगी होती है, अगर ये सारी चीजें आपको पता नहीं है, आप उसको बना नहीं सकते, तो आप बीटेक करना आपके लिए बेकार है। एक पता चला 12वीं क्लास का पता पॉलिटेक्निक कोर्स करके आया, वो पता चला लाखों रुपया मंथली कमा रहा है, तो आपसे लाख गुना बेटर है। तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, टेक्निकल हो, जो लोगों को रोजगार दे सके। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, एजुकेशन रट्टा मार नहीं होना चाहिए। 12वीं तक बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अगर जिस बच्चे को टेक्निकल फील्ड में जाना है, भैया आओ ये भी कोर्स करो, सरकार को वहाँ पर व्यवस्था बना दे। अब मैं आज भी कहता हूँ वन नेशन वन एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जितने प्राइवेट स्कूल उसको सरकारी कर दो, जितने उसमें सरकारी जो प्राइवेट पढ़ाते हैं उनको सरकारी टीचर घोषित कर दो, सब लोग को रोजी रोटी मिल जाता है। जो ठीक है फीस का है, आप जहाँ प्राइवेट वालों में मान लो 2.5 लाख रुपया फीस लेते हैं, वहाँ पर आप 20,000 रख दो, बस सरकार पास तो सब पैसा जाएगा। उसी पैसे सरकार फिर क्या करेगी, अपना सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करे। मुझे लगता है देश में तो वैसे बेरोजगारी कम हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब सब लोग वन नेशन वन एजुकेशन हो जाएगा, यहाँ भेदभाव खत्म हो जाएगा। यही बुधई का लड़का बैठ के पढ़ा है, यहाँ मलखान सिंह का लड़का बैठ के पढ़ रहा, कोई भेदभाव नहीं होगा, और दोनों बढ़िया हिंदी में बात करें, अंग्रेजी में बात करेंगे। तो ये सरकार को इस पर होना चाहिए, मुझे लगता है सरकार इस पर एक्शन लेना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो टेक्निकल की बातें हमने कर लिया। अगला है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन यही है आजकल, जैसे कि मान लो डॉक्टर है, सीए है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस है, भाई पढ़ लिया, नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, अपना ड्यूटी किए, पढ़ाए, निकल गए, फीस लिए, भैया जयराम जी की। ये सब कॉन्सेप्ट क्या, बी प्रोफेशनल। हमें पढ़ाना था, 2 घंटा लेक्चर दिया, टॉपिक बताया, खत्म। प्रोफेशनल को भी बेहतर करना है, टीचर में और कुशलता अच्छी हो, टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग करे, अच्छी अच्छी चीज़ों को और उसमें इनोवेशन करे, तब प्रोफेशनल एजुकेशन और बेहतर होना चाहिए। भाई डॉक्टर अच्छा होगा, अब पता चला ऐसा डॉक्टर ना हो, पता चला किसी का ऑपरेशन किया, कैंची डाल के भूल गया, तो भाई ये प्रोफेशनल ठीक नहीं है। टीचर है, पता चला वो रट्टा मारा आ रहा है, रट्टा कुछ फैक्ट रट लिया, ला के 1947 में हुआ, 1922 में हुआ, 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, 92 में, फिर उसके बाद 1757 में, 1764 में हुआ। अरे भैया ये रट्टा मार हटाओ, ये बताओ इसके पीछे रीजन क्या था। अगर कोई घटना घटी, क्यों ऐसा घटी, आप अगर इस सिचुएशन में है तो कैसे इसको हैंडल करोगे, ये एजुकेशन होना चाहिए, और ये समाज को बेहतर बनाएगा। अर्थात उसके सामने केस स्टडी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ऐसा एजुकेशन होने से समाज बेहतर होगा। अब अगला बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन मतलब आप जो भी पढ़ाई करो उस एजुकेशन कोई मूल्य होना चाहिए, कुछ वैल्यू होना चाहिए। ये नहीं है कि आप डिग्री ले लिए 99% लेके घूम रहे हो। पूछा गया बताइए भाई, बस 2 ही सवाल पूछ लिया गया कि मैथ पूछ लिया गया कि a+b का होल स्क्वायर। एक बार हमारे देश के माननीय जो है अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत अच्छा a+b का टॉपिक समझा रहे थे, मैं तो बड़ा हंसी आया। कभी लाइफ में पढ़े हैं कि बस खाली रट्टा मार। अब a+b का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, जब इसको स्क्वायर लगा तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये क्यों बताया गया, इसके पीछे रीजन क्या है। भाई कोई अगर संख्या दी गई है या आप कोई चीज़ का मल्टीपल करते हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो वहाँ पर ये फार्मूला यूज कर सकते हो। आप ट्रायंगल पढ़ते हो तो आप कभी भी ट्रायंगल जब पढ़ते होंगे, कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे हो, जैसे बोलते त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं। अब त्रिकोणमिति होती है, क्या कहती है, उसमें आपको आधार पढ़ना होता है, त्रियक ऊंचाई बोलते हैं उसको, हाइट देखना होता है। इससे पता चलता है कि कोई दूरी अगर कवर करना है तो कितने मिनट में आप कवर कर सकते हैं। मैथ हमेशा
मैथ और फिजिक्स एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। फिजिक्स और मैथ दोनों वहीं पर काम करते हैं। भाई अगर आप मान लीजिए कोई दरवाजा बनाओगे तो आप इंची टेप से नापोगे कितना उसका फ्रंट होना चाहिए, बैक कितना होना चाहिए, प्लस उसके ऊपर कितना जो दरवाजे का लगेगा, कुंडी जो लगेगा, सेंटर में कितना, ये पूरा फिजिक्स और मैथ की बात करता है। पढ़ाई चाहे आप त्रिकोणमिति पढ़ो, चाहे आप अलजेब्रा पढ़ो, चाहे आप बीजगणित पढ़ो, जो भी बोलते हैं, हर जगह इनका प्रयोग आता है। और पढ़ाई इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि उसकी वैल्यू हो, वैल्यू मतलब उसका मूल्य होना चाहिए। और इन्वायरमेंट एजुकेशन, और पढ़ाई अगर हो तो पर्यावरण के बारे में जागरूकता देनी चाहिए। आज मानो 2 वक्त की रोटी खाता, शाम को चैन से सोता है, मोबाइल में दुनिया भर की खबरें देखता है, एंजॉयमेंट करता है। लेकिन अगर आपके पास पर्यावरण अच्छा नहीं है, आपके पास आसपास इन्वायरमेंट ठीक नहीं, पेड़ पौधे अच्छे नहीं, जीव जंतु अच्छे नहीं है, तो इकोसिस्टम अनबैलेंस होगा, तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो पढ़ाई कैसा होना चाहिए, पढ़ाई का भी वैल्यू हो, आप ऐसी पढ़ाई करो जिससे समाज को बेहतर कर सको। चाहे किसी फील्ड में हो, टीचिंग फील्ड हो तो टीचिंग को बेहतर करो, आप साइंस फील्ड में साइंस में कुछ नया इनोवेशन करो, रिसर्च करो। अगर रिसर्च नहीं होती तो नए नए मोबाइल कैसे आपके पास आते हैं। दूसरा इन्वायरमेंट एजुकेशन, यही भाई पढ़ाई करने के बाद आप पर्यावरण पे ध्यान दो, जीव जंतुओं पे ध्यान दो, पेड़ पौधों पे ध्यान दो, लोगों के बारे में सोचो, अपने ही बारे में बैठ के 24 घंटा मत सोचो। जब हम दूसरे के बारे में सोचेगा, वो भी दूसरे के बारे में सोचेगा, तो कर्मा वही कहता है, घूम के फिर कोई हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। अगर हम बोलेंगे ये व्यक्ति खराब है तो दूसरा बोलेगा वो खराब है, कभी तीसरा हमें भी बोलेगा कि मैं भी खराब हूँ। इसी बोला जाता है कर्मा। तो एजुकेशन जैसा भी हो, तो एजुकेशन का वैल्यू हो, पर्यावरण का भी वैल्यू हो। तीसरा बात करते हैं पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव और गुड गवर्नेंस। पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है पार्लियामेंट में बैठ करके, जो भी आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जब भी आपकी कार्यपालिका विधायिका में कोई बिल पास होती है, सरकार वहां पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी को बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के पार्ट होते हैं, जिनको बोला गया आईएएस। ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैं आईआरएस फील्ड का हूं, तो मैं सोचूंगा रेवेन्यू सेक्टर फील्ड मुझे मिला है, तो भाई जीएसटी अगर 18%, 28%, 5%, 12% है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लोअर मिडिल फैमिली क्या पड़ेगा, मिडिल फैमिली क्या प्रभाव पड़ेगा, अपर फैमिली क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन व्यक्ति इसको सर्वाइव कर सकता है, कौन सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई लोअर फैमिली का व्यक्ति है, अब वो बेचारा कहीं पर, वो भी अपने लाइफ में कोई एक लग्जरी लाइफ लेना, लग्जरी मीन्स पता चलो 20,000 कोई मोबाइल खरीदना चाहे, अब वो 18% वो जीएसटी अगर देगा तो उसको लगेगा भाई 18%, 20 का 18 जोड़ो तो उससे लगेगा 18 दूनी 36 से 36,000 रुपीज़ पड़ गया। भाई मैं कहाँ से और पैसा लेके आऊँगा, मेरे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। अब वो क्या है, उतना वो टैक्स पे करेगा, लेकिन वो पे नहीं कर सकता, उसकी में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो मैं सोचूंगा एक मिडिल फैमिली का जो टैक्स सिस्टम है उसको और कम किया जाए, लोअर मिडिल है उसको और कम किया जाए। अगर लग्जरी कोई गाड़ी लेता है ठीक, वहाँ ले सकते हो, लेकिन सरकार ने अगर देखा जाए तो सबको एक जैसा थोप दिया है। अमीर व्यक्ति तो सरवाइव कर जा रहा है, लेकिन मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल फैमिली जो है आज भी सरवाइव नहीं कर पाता। इसमें क्या होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जब वहां पर चेंज करेंगे तो उसकी बनती है एक पॉलिसी, और यही पॉलिसी बन करके कार्यपालिका विधायिका में बिल बनता है, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा से जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, मोहर लगाते हैं, तो वो बिल कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद बिल जाता है जुडिशरी के पास, न्यायपालिका उसको क्या करता है, व्याख्या करता है, उसको चेक करता है कि वास्तव में सही बिल बना कि नहीं बना है। जस्टिस चेक करेगा। अगर व्यक्ति मान लो कोई बिल बना, कहीं ऐसा नहीं पता चल समाज में विद्रोह खड़ा कर दे, अमीर और गरीब के बीच की कोई मतभेद होना शुरू हो जाए, तो उसको लेकर के वो संविधान के अकॉर्डिंग चेक करता है। ये होता है आपकी पॉलिसी। फिर उसी पॉलिसी को फिर क्या किया जाता है, धरातल पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव के पार्ट हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के हर डिस्ट्रिक्ट पे लोग बैठे हैं, उनके पास से फाइल जाती है। फिर उस फाइल को पढ़ते हैं, फिर धरातल पे लोगों को अपने बीडीओ साहब, सीडीओ साहब, तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब, उनको सभी साहब लोग को बुलाते हैं, बैठ के बात करते हैं कि भाई इसको अपने नगर पालिका में, इसको आप ग्राम पंचायत में, यहाँ तक इसको क्या करो, ये ब्लॉक तक, ये डिस्ट्रिक्ट तक, ये जिला तक, जिला, फिर जिला हो गया, फिर ब्लॉक हो गया, फिर आपके गांव हो गया। तीनों स्तर पे आप बांटो। तीनों स्तर जैसे आप पढ़े होंगे बलवंत मेहता, अशोक मेहता, सिंघवी कमेटी, ऐसे ही 3 स्तरीय कॉन्सेप्ट बनाया गया, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर, पंचायत सिस्टम।
तो ये क्या करते हैं, गांव गांव तक चीजों को पहुंचाते हैं। और जब ये पहुंचाने के लिए सभी के पास गुड गवर्नेंस हो, गुड मतलब अच्छा सुशासन हो, कि मान लीजिए गांव का कोई बुधई का लड़का है, गरीब बच्चा है, वो जाकर के अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब से मिल सकता है, सिंगल विंडो सिस्टम है भाई, वहां जाकर के बात कर रहा है, या कोई उसकी समस्या ऑनलाइन अगर कंप्लेंट करता है उसकी बात वहां पर पहुंच जाती है, या मान लीजिए कोई नायब साहब है उनसे डायरेक्ट बात कर सकते, तो उसे लगेगा गुड गवर्नेंस बहुत अच्छा है, यहाँ सुशासन तो बहुत अच्छी है, सबकी सुनवाई होती है, एक छोटा बच्चा जाए उसकी बात सुन लिया जाएगा, एक छात्र है उसकी बात सुना जा रहा है, या किसी के साथ कोई घटना घट गई उसकी भी समस्याओं जल्दी सुनवाई होता है, तो उसी बोलते हैं गुड गवर्नेंस। लेकिन इसमें अगर और आगे आपको पढ़ना होगा, पूरा पॉलिटी है। पॉलिटी में क्या, टाइप्स ऑफ टोटल कितने पार्ट हैं, पहले 22 थे अब 25 है, कितने अनुसूचियां हैं, शेड्यूल कितने, पहले 8 थे अब 12 है, कितने इसमें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक सोर्सेस क्या है, अर्थात संविधान के बेसिक स्रोत क्या है, किस किस देश से क्या क्या टॉपिक लिया गया, जैसे आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, या आपका डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, या आपका इमरजेंसी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, या आपका संविधान के जो बेसिक संशोधन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, ये सभी पॉइंट, या आपका कॉन्करेंट कहाँ से लिया गया, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ये सारी पॉइंट कहाँ से लिया गया, ये पूरा आपका इसी में पॉलिटी का बात है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये टॉपिक में कभी और पढ़ाऊंगा तो आपको डीपली चीजें और बताऊंगा, ये काफी मैं आपको हिंट किया है आज। तो 2 टॉपिक पे हमने बात किया, द पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, द हायर एजुकेशन सिस्टम। अब हम उसके बाद हम तीसरा टॉपिक बात करते हैं आईसीटी, ऐसे बात करते थे आईसीटी, उसके बाद यही पॉइंट अप करेंगे, कल फिर क्लास में लगाएंगे, ऐसा नहीं बंद करेंगे, चलता रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग काफी बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आईसीटी में हमें क्या क्या पढ़ना है ऐसे बता देते हैं, आप सुनिए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आज के दौर में तो आप लोग सभी लोग देख ही रहे हैं, आपके पास मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ये उसी का पार्ट है। बस आपको क्या क्या देखना, देखिए पहले पढ़ना कंप्यूटर के बेसिक जनरेशन क्या है, जो कंप्यूटर की बेसिक जनरेशन आप पढ़ो कि किसमें आपका वीएलएसआई आया, किसमें आपका यूएलएसआई आया, किसमें आपका आईसी आया, किसमें ट्रांजिस्टर आया, किसमें वैक्यूम ट्यूब आया, इसको याद रखना। पहली चीज मैं आप खाली हिंट कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट आप पढ़ो सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है, हार्डवेयर पार्ट क्या है, फिर पढ़ो इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, फिर उसके बाद पढ़ो रोम और रैम में दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर उसके बाद आप, ये पूरा हो गया बेसिक चीज, फिर आप पढ़ो इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट, लैन क्या है, मैन क्या है, पैन क्या है, वैन क्या है, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इस प्रकार के आप इसके बारे में भी पढ़ लो। फिर उसके बाद टॉपिक आपका अगला आता है, इसी में आपका राउटर क्या है, मॉडेम क्या है, लोग अपने घरों में राउटर लगाते होंगे, मॉडेम लगाते होंगे, स्विच क्या है इसके बारे में पढ़ा। स्विच क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर एक बड़ा सा ऐसा लगा होता है, जैसे कभी काल देखते हैं देश में या समाज में या डिस्ट्रिक्ट में कोई दंगा फसाद होता है तो इंटरनेट वगैरह सब शट डाउन कर दिया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर स्विच उसको ऑफ कर देते हैं, फिर जब उसको ऑन करेंगे तो सब जगह उस कनेक्शन से जितने जुड़े होते हैं राउटर अर्थात मॉडेम उन सब तक पहुंच जाता है। फिर उस मॉडेम से क्या होता है, अलग अलग जो घरों में आप कनेक्शन लगवाते हो और राउटर बोलते हैं, उस राउटर से आप अपने मोबाइल जोड़ते हैं, लैपटॉप जोड़ते हैं, उसका भी रेंज होता है 100 मीटर 150 मीटर तक चलता है। बस ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आईसीटी में कुछ चीजें और पढ़ना है, क्या क्या, जिसमें आप पढ़ेंगे थोड़ा मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट आता है। अब इसमें बाइनरी सिस्टम क्या है, डेसिमल सिस्टम क्या है, ऑक्टल क्या और हेक्सा क्या है, ये पॉइंट है। कल मैं इसको पूरा बताऊंगा, तो आज खाली हिंट किया, आज इतना जो चीजें पढ़ाया है इसको एंजॉय करिए, पढ़िए। बाकी कल जो है आपका आईसीटी और लॉजिकल रीजनिंग ये टॉपिक को एक साथ लाएंगे, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स और डीआई का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फार्म जो है लगता है कि होली के बाद 20 या 25 तक फार्म आ जाएगा, मुझे लगता है 20-15 तक हाँ फार्म आ जाएगा। और आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई है। अब वो बैठे ना रहें, जहां से वैकेंसी किसी भी यूनिवर्सिटी से निकलता हो बार बार उसको आप चेक करते रहिए, सभी साइट पे जाइए, चेक करते रहिए, सरकारी रिजल्ट करके वहां भी आप चेक कर सकते हो, पीसीएस है, स्टेट है, तो वहां भी आप चेक करते रहो, जहां किसी भी यूनिवर्सिटी में निकलती वैकेंसी आप अप्लाई करिए
और इंटरव्यू की तैयारी करिए। इंटरव्यू में आप कम से कम 20 क्वेश्चन पूछते हैं। 20 क्वेश्चन आपका यही रहता है जिसमें आपको पूछेंगे भाई आपका टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथड्स क्या है, और थीसिस कैसे आप राइटिंग करोगे, रिसर्च पेपर कैसे बनाओगे। इस पे आप बार बार प्रैक्टिस करिए। एक शोध गंगा करके साइट है, वहां से जाकर के काफ़ी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो वहां से आपको पता चलेगा कि कोई टॉपिक अगर रिसर्च करना है, टॉपिक कैसे सर्च करें। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या है, या स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम क्या है, या डिज़ाइन क्या है, सैम्पलिंग क्या है, एनालिसिस क्या, पूरे प्रोसेस को आपको बताना है। या आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभार आप पूछते हैं आपका जो टॉपिक होगा, चाहे इकोनॉमिक्स फील्ड से हो या आप हिस्ट्री फील्ड से हो या पॉलिटिकल फील्ड से हो, तो उसको आपको चीज़ों को पूछ लेंगे कि एक इनका कथन है, एक इनका विचार है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आपको बहुत डीपली चीज कुछ लोग का प्रीवियस जो होता है किसी का क्वेश्चन उठा करके आप प्रैक्टिस कर सकते। तो दोस्तों आज इतना ही है। तो आप यहाँ कोई गाउन नहीं चला रहा है, गाना वाना बजा रहा है, पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। कल हम फिर आते क्लास लगाएंगे, एंजॉय करना। और आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।